बंगाल की धरती हमेशा से शांत नहीं रही थी। जिस मिट्टी में धान की हरियाली लहराती थी, उसी मिट्टी ने कई बार घोड़ों की टापें, तलवारों की चमक और कराहों की आवाजें भी सुनी थी। लेकिन 18वीं शताब्दी के मध्य तक आते आते बंगाल फिर से समृद्ध था, स्थिर था और बाहर से देखने पर सुरक्षित लगता था। यही भ्रम उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनने वाला था। जब दिल्ली में मुगल सम्राट नाम मात्र का शासक रह गया था, तब भारत की असली शक्ति प्रांतों में बंट चुकी थी। अवध, हैदराबाद, मैसूर और बंगाल, ये सब लगभग स्वतंत्र थे, लेकिन इन सब में बंगाल अलग था। बंगाल केवल राजनीतिक सत्ता नहीं था, वह आर्थिक इंजन था। यहाँ की नदियां केवल पानी नहीं लाती थीं, वे समृद्धि लाती थीं। गंगा, भागीरथी, हुगली, इनकी धाराओं के साथ साथ व्यापार बहता था। यूरोप उस समय भारत को दुनिया की कार्यशाला कहता था। बंगाल के बुनकर महीनों लगाकर मलमल बुनते थे, जिसे देखकर यूरोपीय व्यापारी दंग रह जाते थे। रेशम, नील, चीनी, अफीम, सब कुछ यहीं से जाता था। इसी कारण बंगाल का राजस्व किसी भी अन्य भारतीय प्रांत से अधिक था। मुगल साम्राज्य के अंतिम वर्षों में भी दिल्ली की सल्तनत बंगाल से आने वाले धन पर निर्भर थी। इस समृद्धि की रक्षा की जिम्मेदारी थी नवाब अलीवर्दी खान के हाथों में। अलीवर्दी खान कोई साधारण शासक नहीं था। उसने सत्ता, युद्ध और राजनीति के बीच संतुलन बनाकर संभाली थी। लेकिन उसका पूरा शासन एक स्थायी संकट में बीता। मराठों के बार बार होने वाले आक्रमण, जिन्हें बंगाल में बरगी कहा जाता था, गाँवों को उजाड़ देते थे, किसान भागते थे, फसलें जलती थी और खजाने पर बोझ बढ़ता जाता था। अलीवर्दी खान ने मराठों से समझौते किए, चौथी, ताकि बंगाल को पूरी तरह बर्बाद होने से बचाया जा सके। लेकिन इन आंतरिक संकटों के बीच एक और खतरा धीरे धीरे बढ़ रहा था, समुद्र से आया हुआ खतरा। अंग्रेज, फ्रांसीसी और डच व्यापारी पहले से ही बंगाल में मौजूद थे। कागजों में वे सब व्यापार कर रहे थे, लेकिन व्यापार अब केवल मुनाफे तक सीमित नहीं रहा था। यूरोप में चल रहे युद्ध अब एशिया में भी अपने पांव पसार चुके थे। इंग्लैंड और फ्रांस की दुश्मनी भारत तक पहुंच चुकी थी। फ्रांसीसी चंद्रनगर में मजबूत थे, अंग्रेज कलकत्ता में। दोनों एक दूसरे को संदेह की नजर से देखते थे। यूरोप में जो युद्ध लड़ा जा रहा था, वही युद्ध भारत में बिना घोषणा के लड़ा जा रहा था। अलीवर्दी खान ये समझता था, वह जानता था कि ये कंपनियां सिर्फ व्यापारी नहीं हैं। इसीलिए उसने कोशिश की कि किसी एक को बहुत ज्यादा मजबूत न होने दिया जाए। लेकिन उसकी उम्र ढल चुकी थी और उत्तराधिकारी के रूप में उसके पास कोई अनुभवी विकल्प नहीं था। जब 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु हुई, तो बंगाल की सत्ता उसके नाती सिराज-उद-दौला के हाथों में आ गई। सिराज युवा था, महत्वाकांक्षी था और शायद सबसे बड़ी बात, वह नियंत्रित नहीं था। दरबार के वे लोग जो वर्षों से सत्ता के गलियारों में खेल खेलते आए थे, सिराज की स्वतंत्रता से असहज थे। उन्हें ऐसा नवाब चाहिए था जिसे मोड़ा जा सके। लेकिन सिराज अलग था, वह सीधे सवाल करता था। वह यह पूछने की हिम्मत करता था कि अंग्रेज बिना अनुमति किले क्यों बना रहे हैं। वह यह पूछता था कि कंपनी टैक्स क्यों नहीं देती। और यही प्रश्न अंग्रेजों को सबसे ज्यादा खटकते थे। कलकत्ता का फोर्ट विलियम धीरे धीरे एक व्यापारिक चौकी से सैनिक अड्डा बनता जा रहा था। तोपें लगाई जा रही थी, दीवारें मोटी की जा रही थी और ये सब नवाब की अनुमति के बिना हो रहा था। ये सीधे सीधे उसकी संप्रभुता को चुनौती थी। उधर फ्रांसीसी चंद्रनगर में थे। अंग्रेज 1757 में कलकत्ता पर अधिकार कर चुके थे। जानते थे कि अगर नवाब का झुकाव फ्रांसीसियों की ओर हो गया, तो बंगाल उनके हाथ से निकल सकता है। इसलिए उन्हें जल्दी करनी थी। 1756 में सिराज-उद-दौला ने फैसला किया। उसने कलकत्ता पर चढ़ाई की। अंग्रेज भाग गए। फोर्ट विलियम गिर गया। बंगाल के लिए यह एक प्रशासनिक कार्रवाई थी, लेकिन अंग्रेजों के लिए यह अपमान था। और यहीं से कहानी घड़ी गई, ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता। इसे इंग्लैंड में इस तरह पेश किया गया मानो नवाब ने जानबूझकर दर्जनों अंग्रेजों को एक छोटे से कमरे में बंद कर मरवा दिया हो। बाद में इतिहासकारों ने इस घटना पर गंभीर सवाल उठाए। संख्या बढ़ा चढ़ाकर बताई गई, परिस्थितियों को तोड़ा मरोड़ा गया, लेकिन इंग्लैंड में इसका असर हो चुका था। अब यह केवल व्यापार का प्रश्न नहीं रहा था, ये बदले का प्रश्न बन चुका था। इसी बदले की भावना के साथ भारत लौटा रॉबर्ट क्लाइव। क्लाइव सैनिक से ज्यादा राजनीतिज्ञ था। उसे मालूम था कि बंगाल को हराने के लिए तलवार से ज्यादा दिमाग की जरूरत है। उसने सीधे युद्ध की योजना नहीं बनाई। उसने पहले बंगाल को भीतर से तोड़ने का फैसला किया। दरबार में असंतोष पहले से मौजूद था। मीर जाफर खुद को नवाब का उत्तराधिकारी मानता था। जगत सेठ जैसे साहूकार स्थिरता चाहते थे, न कि एक ऐसा नवाब जो सवाल पूछता हो। राय दुर्लभ जैसे दरबारी सिराज की जल्दबाजी से परेशान थे। क्लाइव ने इन सब की कमजोरी पहचानी। उसने वादे किए, धन का, पद का, सुरक्षा का, और धीरे धीरे एक ऐसी साजिश बुनी गई जिसमें युद्ध केवल औपचारिकता बनकर रह गया। इस पूरी प्रक्रिया में एक नाम और उभरता है, ओमिचंद। ओमिचंद एक प्रभावशाली व्यापारी था। उसे साजिश की भनक लग गई थी। उसने क्लाइव को धमकी दी कि अगर उसे हिस्सा नहीं मिला तो वह सब कुछ नवाब को बता देगा। यहीं पर ईस्ट इंडिया कंपनी का नैतिक चेहरा पूरी तरह उतर जाता है। क्लाइव ने 2 संधियाएं बनवाई, एक असली, एक नकली। असली में ओमिचंद का नाम नहीं था, नकली में उसका नाम शामिल था। नवाब के समर्थकों को नकली संधि दिखाई गई। क्लाइव ने यहाँ तक कि अपने वरिष्ठ एडमिरल के जाली हस्ताक्षर का सहारा लिया। ये केवल राजनीति चाल नहीं थी, ये खुला धोखा था। लेकिन इसी धोखे पर एक साम्राज्य खड़ा होने वाला था। इसी बीच अंग्रेजों ने फ्रांसीसी खतरे को खत्म करने का फैसला किया। चंद्रनगर पर हमला हुआ। फ्रांसीसी शक्ति को कमजोर कर दिया गया। अब सिराज-उद-दौला पूरी तरह अकेला पड़ चुका था। और फिर वह दिन आया, 23 जून 1757। प्लासी का मैदान गीला था, आसमान भारी था। संख्या नवाब के पक्ष में थी, लेकिन भरोसा नहीं था। उसकी सेना में सैनिक थे, लेकिन कमांडर बिक चुके थे। अंग्रेजों की
सेना छोटी थी, लेकिन उनकी योजना साफ थी। यह लड़ाई नहीं थी, यह निर्णय था, और निर्णय पहले ही हो चुका था। प्लासी का मैदान उस सुबह असामान्य रूप से शांत था। रात भर की बारिश ने मिट्टी को गीला कर दिया था और हवा में नमी तैर रही थी। भागीरथी नदी धीरे धीरे बह रही थी, मानो उसे भी इस बात का अंदाजा हो कि उसके किनारे कुछ ऐसा घटने वाला है जो केवल बंगाल ही नहीं, पूरे उपमहाद्वीप की दिशा बदल देगा। सिराजुद्दौला रात भर सो नहीं सका था। उसे किसी ठोस सूचना की जरूरत नहीं थी। बेचैनी खुद ही सब कुछ कह रही थी। वह जानता था कि उसके चारों ओर खड़े कुछ चेहरे उसके नहीं हैं, लेकिन सत्ता में बैठे युवा शासकों की सबसे बड़ी त्रासदी यही होती है कि वे गलत लोगों पर भरोसा कर बैठते हैं। इसीलिए नहीं कि वे मूर्ख होते हैं, बल्कि इसलिए कि उनके पास विकल्प नहीं होते। उसकी सेना विशाल थी, पैदल सैनिक, घुड़सवार, हाथी, भारी तोपें, सब कुछ था। लेकिन यह सेना कई टुकड़ों में बटी हुई थी। हर टुकड़ा अपने सेनापति को देख रहा था और हर सेनापति अपने भविष्य को। भविष्य अब नवाब से नहीं, अंग्रेजों से जुड़ चुका था। मीर जाफर अपने शिविर में खड़ा था। उसके पास सबसे बड़ा सैन्य दस्ता था, वही दस्ता जो अगर पूरे मन से लड़ता तो अंग्रेजों की कहानी वहीं समाप्त हो जाती। लेकिन मीर जाफर के भीतर युद्ध नहीं चल रहा था, भीतर सत्ता चल रही थी। उसे भरोसा दिया जा चुका था कि सूरज ढलते ढलते वह बंगाल का नवाब होगा। राय दुर्लभ और यार लुत्फ खान जैसे सेनापति भी चुप थे। उनकी चुप्पी किसी रणनीति का हिस्सा नहीं थी, वह सौदे का हिस्सा थी। दूसरी ओर रॉबर्ट क्लाइव बेहद संयत था। उसके पास संख्या नहीं थी, लेकिन उसे इसकी जरूरत भी नहीं थी। उसे भरोसा था कि जब पहला गोला चलेगा तो नवाब की सेना अंदर से टूट चुकी होगी। अंग्रेजों की सेना में अधिकांश भारतीय सिपाही थे, बंगाल, अवध और मद्रास से आए हुए। ये वही मॉडल था जिसे कंपनी आगे आने वाले 100 वर्षों में पूरे भारत में फैलाने वाली थी। अंग्रेज अधिकारी आदेश देते थे, भारतीय लड़ते थे और लाभ इंग्लैंड जाता था। सुबह के शुरुआती घंटों में ही हल्की झड़पें शुरू हो गईं। फिर दोपहर से ठीक पहले बारिश फिर तेज हो गई। नवाब की तोपें खुली थीं, बारूद भीगने लगा, सैनिक परेशान थे। दूसरी ओर अंग्रेजों ने अपनी तोपों को पहले से ढक रखा था। ये कोई संयोग नहीं था, बल्कि अनुभव और तैयारी का परिणाम था। जब बारिश थमी तो मैदान पर एक अजीब सी खामोशी छा गई। तभी अंग्रेजों ने तोपें दागनी शुरू की। नवाब की ओर से जवाब कमजोर था। तभी नवाब के शिविर से एक आवाज उठी। मीर मदन आगे बढ़ चुका था। मीर मदन उन गिने चुने लोगों में से था जिनके लिए यह लड़ाई सत्ता की नहीं, वफादारी की थी। उसने अपनी तोपें आगे बढ़ाई और अंग्रेज पंक्तियों पर हमला किया। कुछ देर के लिए अंग्रेजों में अफरा तफरी मच गई। क्लाइव खुद इस अप्रत्याशित दबाव से घबरा गया। इतिहास में दर्ज है कि उस समय वह पीछे हटने तक पर विचार करने लगा था। यही वह क्षण था जब इतिहास पलट सकता था। लेकिन युद्ध में केवल साहस काफी नहीं होता। एक तोप का गोला मीर मदन को लगा। वह घोड़े से गिर पड़ा। उसकी मृत्यु केवल एक सैनिक की मृत्यु नहीं थी, वह नवाब की आखिरी सच्ची ढाल का टूटना था। मीर मदन की मौत की खबर फैलते ही नवाब की सेना में भ्रम फैल गया। सैनिक अपने सेनापतियों की ओर देखने लगे और सेनापति चुप थे। सिराजुद्दौला घोड़े पर सवार होकर मीर जाफर के पास पहुंचा। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, हताशा थी। उसने पूछा कि हमला क्यों नहीं हो रहा। मीर जाफर ने गोलमोल जवाब दिया। यही वह क्षण था जब सिराज समझ गया कि वह मैदान में अकेला है। यहाँ से युद्ध नहीं रहा, यह टूटे हुए मन का पीछे हटना बन गया। नवाब ने वापसी का आदेश दिया। अंग्रेजों ने इसे जीत का संकेत मान लिया। उन्होंने हमला तेज कर दिया। मीर जाफर और उसके समर्थक अब भी निष्क्रिय खड़े रहे। उनके लिए लड़ाई पहले ही खत्म हो चुकी थी। कुछ ही घंटों में सब कुछ समाप्त हो गया। इतनी कम समय में इतनी बड़ी ऐतिहासिक घटना शायद ही कभी घटी हो। प्लासी की लड़ाई में मरे हुए सैनिकों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन जो मरा था वह एक राज्य की स्वतंत्रता थी। सिराजुद्दौला मुर्शिदाबाद की ओर भागा। वह अब नवाब नहीं था, बस एक डरा हुआ युवा था जिसे अभी भी उम्मीद थी कि शायद कोई रास्ता बच जाए। लेकिन बंगाल अब उसका नहीं रहा था। उसे पहचान लिया गया, पकड़ा गया और 2 जुलाई 1757 को उसकी हत्या कर दी गई। उसकी मृत्यु कोई औपचारिक राजनीतिक घटना नहीं थी, वह एक प्रतीक थी, उस ईमानदारी की मृत्यु जो सत्ता के खेल में टिक नहीं पाती। मीर जाफर को नवाब घोषित किया गया। दरबार सजा, लेकिन उसमें आत्मा नहीं थी। पहली ही बैठक में कंपनी के प्रतिनिधियों ने अपने वादे याद दिलाए। बंगाल के खजाने खोले गए। चांदी, सोना, जवाहरात सब कुछ बहने लगा। ये लूट तलवार से नहीं, दस्तावेजों से हो रही थी। रॉबर्ट क्लाइव ने वह सब हासिल किया जो उसने सोचा था। इंग्लैंड लौटते समय वह एक साधारण अधिकारी नहीं, अपार धन का स्वामी था। वही धन इंग्लैंड की राजनीति और उद्योग में निवेश हुआ और बंगाल जो कभी समृद्धि का प्रतीक था धीरे धीरे खोखला होने लगा। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि प्लासी अंत नहीं था, वह केवल शुरुआत थी। युद्ध का शोर अब थम चुका था, लेकिन प्लासी का मैदान अभी भी सांस ले रहा था। बारूद की गंध, गीली मिट्टी, बिखरे हथियार और उन सैनिकों की आंखें जो समझ नहीं पा रहे थे कि वे हारे कैसे। दोपहर ढलते ढलते यह साफ हो चुका था कि यह केवल एक लड़ाई नहीं थी, यह सत्ता के हस्तांतरण की शुरुआत थी। नवाब सिराजुद्दौला की हार किसी अचानक टूटे किले की तरह नहीं थी, बल्कि भीतर से खोखली हो चुकी दीवार के गिरने जैसी थी, धीमी, चुप और अनिवार्य। सिराजुद्दौला अपने कुछ वफादारों के साथ मुर्शिदाबाद की ओर भागा। रास्ते भर उसके मन में एक ही प्रश्न गूंजता रहा, क्या सच में मीर जाफर ने धोखा दिया? जिन हाथों को उसने वर्षों तक शक्ति सौंपी, वही हाथ
युद्ध के दिन निष्क्रिय क्यों रहे? बरसों बाद इतिहासकार इस प्रश्न का उत्तर कागज पर लिखेंगे, पर उस पल सिराजुद्दौला के लिए यह उत्तर केवल एक टीस था जो हर कदम के साथ गहरी होती जा रही थी। मुर्शिदाबाद पहुंचकर उसने सोचा कि अब भी कुछ संभाला जा सकता है। खजाना था, राजधानी थी, कुछ सैनिक बचे थे, पर सत्ता केवल ईंट पत्थर और धन से नहीं चलती, वह विश्वास से चलती है। और वही विश्वास उस दिन प्लासी के मैदान में दफन हो चुका था। मीर जाफर के दूत अब खुलेआम अंग्रेजों से संपर्क में थे। दरबार में फुसफुसाहटें थीं, आंखों में भय था और चेहरों पर अवसर की चमक। उधर अंग्रेजी शिविर में माहौल बिल्कुल अलग था। रॉबर्ट क्लाइव को भले ही यह जीत सैन्य रूप से छोटी लग रही हो, लेकिन राजनीतिक रूप से वह जानता था कि उसने इतिहास का रुख मोड़ दिया है। उसके सामने केवल एक युद्ध जीता हुआ सेनापति नहीं, बल्कि भविष्य का शासक खड़ा था। कंपनी के अधिकारी एक दूसरे को बधाइयां दे रहे थे, पर उनकी बातचीत में व्यापार से अधिक सत्ता की चर्चा थी। अब सवाल यह नहीं था कि बंगाल से व्यापार कैसे होगा, बल्कि यह था कि बंगाल पर शासन कैसे किया जाएगा। कुछ ही दिनों में घटनाएं तेजी से बदलीं। मीर जाफर को नवाब घोषित करने की तैयारी होने लगी। ये कोई औपचारिक ताजपोशी नहीं थी, बल्कि एक समझौते की मुहर थी। ऐसा समझौता जिसमें बंगाल की असली सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में जाने वाली थी। मीर जाफर नवाब बना, पर उसकी कुर्सी अंग्रेजी बैसाखियों पर टिकी थी। बदले में कंपनी को अपार धन मिला, खजाने के दरवाजे खुले, सोना चांदी गिनी गई और पहली बार एक व्यापारिक कंपनी ने किसी भारतीय राज्य से सीधे कर और हर्जाना वसूला। सिराजुद्दौला का अंत जल्दी और दर्दनाक था। भागते हुए उसे पकड़ लिया गया। कुछ ही समय में उसकी हत्या कर दी गई। एक नवाब जो कभी अपने फैसलों में जल्दबाज और भावनाओं में बहने वाला कहा गया, अब इतिहास में एक त्रासदी बन चुका था। उसकी मृत्यु केवल एक व्यक्ति की मृत्यु नहीं थी, बल्कि उस स्वतंत्रता का अंत थी जिसमें बंगाल का शासक अपने निर्णय खुद लेता था। मीर जाफर को जल्द ही समझ आ गया कि उसने जो सौदा किया है वह एक तरफा है। अंग्रेज उससे लगातार और अधिक धन की मांग करते रहे। नवाब का खजाना खाली होने लगा, दरबार में असंतोष बढ़ा और जनता पर करों का बोझ डाला जाने लगा। बंगाल, जो कभी भारत का सबसे समृद्ध प्रांत माना जाता था, धीरे धीरे आर्थिक शोषण की प्रयोगशाला बनता जा रहा था। प्लासी के बाद अंग्रेजों का आत्मविश्वास कई गुना बढ़ गया। अब वे केवल बंगाल तक सीमित नहीं रहना चाहते थे। ये जीत उनके लिए एक प्रमाण थी कि भारतीय राजनीति को धन, कूटनीति और सीमित सैन्य शक्ति से भी नियंत्रित किया जा सकता है। यही मॉडल आगे चलकर अवध, मैसूर और मराठों के साथ अपनाया गया। बंगाल की जनता के लिए परिवर्तन चुपचाप आया। कोई बड़ा ऐलान नहीं हुआ, कोई झंडा नहीं बदला, लेकिन जमीनी हकीकत बदल चुकी थी। किसान पहले नवाब को कर देता था, अब वही कर कंपनी के लिए वसूला जाने लगा। फर्क इतना था कि नवाब के दरबार तक पहुंचने वाला धन किसी न किसी रूप में प्रदेश में लौट आता था, जबकि कंपनी का मुनाफा समुद्र पार इंग्लैंड चला जाता था। प्लासी की लड़ाई ने भारत में अंग्रेजी शासन की नींव रख दी। यह नींव किसी विशाल युद्ध या लाखों सैनिकों के बल पर नहीं, बल्कि विश्वासघात, कूटनीति और अवसरवाद पर टिकी थी। यही कारण है कि इतिहास इसे केवल एक सैन्य जीत नहीं, बल्कि राजनीतिक क्रांति मानता है। एक ऐसी क्रांति जिसने भारत के भविष्य को 200 वर्षों के लिए बदल दिया। और शायद यही प्लासी की सबसे बड़ी विडंबना थी कि जिस दिन मैदान में बहुत कम खून बहा, उसी दिन आने वाली सदियों के लिए असंख्य पीढ़ियों का भाग्य लिख दिया गया। प्लासी के बाद बंगाल केवल भूमि या राजधानी नहीं रहा, वह अब एक प्रयोगशाला बन चुका था, जहां एक व्यापारी कंपनी ने न केवल व्यापार बल्कि शासन की नींव रखी थी। मीर जाफर की कठपुतली सरकार का पहला आदेश आया, कंपनी को युद्ध का हर्जाना देना। खजाना खुला तो सोना, चांदी, जवाहरात, धन और भूखंड सब अंग्रेजों के हाथ में चले गए। बंगाल की समृद्धि इंग्लैंड की उभरती औद्योगिक क्रांति में ईंधन बन गई और बंगाल का भूभाग मात्र संसाधन बन गया। लेकिन सत्ता का खालीपन नहीं रह गया। ड्यूअल गवर्नमेंट की स्थापना हुई, जहां सैद्धांतिक रूप से मीर जाफर नवाब था, लेकिन वास्तविक निर्णय अंग्रेजी अधिकारियों के हाथ में थे। दरबार में केवल वह आवाज गूंजती थी जिसे कंपनी स्वीकार करती थी। नवाब का काम केवल औपचारिकता निभाना और लोगों को यह दिखाना था कि शासन वही चला रहा है। मीर जाफर कुछ समय के लिए संतुष्ट था। उसने सोचा कि अब वह बंगाल का असली नवाब बन गया है, लेकिन जल्दी ही समझ गया कि सत्ता केवल दिखावा है और वास्तविक नियंत्रण उसके हाथ में नहीं है। हर आदेश पहले क्लाइव या किसी अन्य अंग्रेजी अधिकारी की मंजूरी से होकर गुजरता था। यही वह संरचना
सूचना थी जिसे आगे चलकर भारत के पूरे उत्तर और पूर्व में फैलाया गया। धीरे धीरे बंगाल के लोग महसूस करने लगे कि उनकी आजादी केवल एक भ्रम है। किसान पहले नवाब को कर देता था, अब वही कर कंपनी के लिए वसूला जाने लगा। कारीगर और बुनकर जिनके हाथों में बंगाल की समृद्धि थी, उनकी मेहनत का फल अब सीधे विदेश जा रहा था। यहाँ तक कि छोटे व्यापारी जो नवाब के संरक्षण में व्यापार करते थे, अब अंग्रेजों के नियमों और शुल्कों के जाल में फंस गए। इस बीच मीर कासिम उभरा। वह मीर जाफर का उत्तराधिकारी था, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा और साहस अलग था। उसने कोशिश की कि कुछ नियंत्रण वापस लिया जाए, कर व्यवस्था को सुधारने की कोशिश की, अधिकारियों के कुटिल खेल को सीमित किया। लेकिन अंग्रेजों के लिए यही चुनौती थी। किसी भी सुधार को सहन नहीं किया जा सकता था जब शक्ति हाथ से निकलने लगी हो। बक्सर की लड़ाई में यह संघर्ष चरम पर पहुंच गया। अंग्रेजों ने केवल धन और सत्ता ही नहीं, बल्कि अपने शासन का मॉडल भी लागू कर दिया। रॉबर्ट क्लाइव का प्रभाव यहीं समाप्त नहीं हुआ। इंग्लैंड लौटने के बाद उस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। संसदीय जांच हुई, क्लाइव के निर्णयों, धन के प्रयोग और सत्ता के उपयोग की पड़ताल हुई। लेकिन क्लाइव का करियर अंततः एक गहरी त्रासदी में बदल गया। 1774 में उसकी मृत्यु आत्महत्या के रूप में हुई। इतिहास ने इंगित किया कि लूट, सत्ता और अवसरवाद केवल भारत तक सीमित नहीं रहते, ये मनुष्य को भी भीतर से खा जाता है। इतिहासकार अब भी बहस करते हैं, क्या प्लासी केवल एक लड़ाई थी या यह भारत में विदेशी सत्ता की शुरुआत थी? आरसी, मजूमदार, बिपिन चंद्र, पर्सिवल स्पीयर और अन्य इतिहासकार इसे अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। कुछ इसे केवल राजनीतिक चाल मानते हैं, कुछ इसे आर्थिक और सामाजिक बदलाव का प्रतीक। लेकिन वास्तविकता ये है कि इस दिन केवल एक नवाब की हत्या नहीं हुई, एक स्वतंत्र शासन की नींव खोखली हो गई। प्लासी ने दिखाया कि युद्ध केवल तलवार और बंदूक का नाम नहीं है। कभी कभी युद्ध भीतर से लड़ते हैं, विश्वासघात, लालच, अवसर और कूटनीति के द्वारा। बंगाल की विशाल सेना जो संख्या में अंग्रेजों से कई गुना अधिक थी, कुछ ही घंटों में टूट गई, क्योंकि विश्वासघात ने उसकी रीढ़ तोड़ दी। और वही विश्वासघात, वही कूटनीति, वही चालाकी पूरे भारत में अंग्रेजों के शासन की नींव बन गई। आर्थिक परिणाम भी तुरंत दिखाई दिए। बंगाल की कुल उपज का एक बड़ा हिस्सा अब कंपनी के हाथ में चला गया। नवाब के दरबार में केवल दिखावा था। ड्यूअल गवर्नमेंट ने भारत के शासकों के लिए एक नया पैटर्न तय किया, जहां नॉमिनल अथॉरिटी शासक के पास होगी, लेकिन वास्तविक शक्ति विदेशी एजेंसियों और कंपनियों के हाथ में होगी। सामाजिक दृष्टि से भी परिणाम भयावह थे। आम लोग देख रहे थे कि उनकी मेहनत, उनकी उत्पादकता और उनका कर अंग्रेजों के भंडार में जा रहा है। किसानों पर अधिक कर लगाए गए, कारीगरों की मजदूरी स्थिर नहीं रही और व्यापारी अब भी शुल्क और दंड की जंजीरों में जकड़े गए। प्लासी ने केवल राजनीतिक सत्ता नहीं बदली, बल्कि भारतीय समाज की संरचना में भी एक स्थायी बदलाव ला दिया। लेकिन यह परिवर्तन केवल बंगाल तक सीमित नहीं रहा। मॉडल आगे फैल गया, अवध, बिहार, उड़ीसा और अंततः पूरे भारत में। अंग्रेजों ने सीखा कि बड़े युद्ध और बड़े बल प्रयोग की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा धन, थोड़ी चाल और थोड़ी साजिश, इतनी ही शक्ति पर्याप्त है। यही रणनीति आगे चलकर भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के पूरे शासन का आधार बनी और यही सबसे बड़ी विडंबना है। 1757 में भले ही केवल कुछ हजार सैनिक मैदान में थे और कुछ ही तोपों की गड़गड़ाहट सुनाई दी, पर इस एक दिन ने भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास का रुख बदल दिया। भारत की स्वतंत्रता की नींव को पहले ही खोखला कर दिया गया और इसे कई दशकों बाद महसूस किया गया। 1757 केवल एक तारीख नहीं थी, ये दिन भारत में सत्ता, व्यापार, विश्वासघात और अवसरवाद के मिश्रण का प्रतीक बन गया। ये वह क्षण था जब विदेशी शक्ति ने केवल तलवारों के बल पर नहीं, बल्कि चतुराई, समझौते और धोखे से उपमहाद्वीप की दिशा बदल दी। और उसी समय से भारतीय राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज ने एक नया स्वरूप धारण किया, एक ऐसा स्वरूप जो 200 साल तक बदलने वाला नहीं था। आज भी प्लासी की मिट्टी शांत है, नदियां बहती हैं, धान लहराता है, लेकिन हर ठंडी हवा पूछती है, क्या हमने उस इतिहास से सबक लिया? क्या हम समझ पाए कि एक लड़ाई केवल मैदान में नहीं, दरबार में भी लड़ी जाती है? और क्या हम जान पाए कि धन, अवसर और विश्वासघात किसी भी साम्राज्य की नींव को कितना हिला सकते हैं? प्लासी केवल एक लड़ाई नहीं थी, ये राजनीतिक चाल, नैतिक पतन, आर्थिक शोषण और सामाजिक बदलाव का संयोजन था। और यही कारण है कि इतिहास इसे याद रखता है। नॉट फॉर द ब्लड स्पिल्ड, बट फॉर द एम्पायर बिल्ट, द पावर सीज्ड एंड द नेशन चेंज्ड फॉरएवर।